नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 6। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? शुरू हो चुका है मेरी किताब मेरी कहानी का नया सीजन 6, जिसके 2 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसका 3rd सेशन टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी मुझे एम के टाइप करके कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ताकि हम प्रोग्राम को शुरू कर सकें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मई को ये प्रोग्राम शुरू हो गया था और 21 मई तक ये चलेगा। 21 दिनों का ये प्रोग्राम है। 21 दिनों तक लगातार हम आपसे मिलने वाले हैं शाम 7 बजे इसी चैनल पर लाइव। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। डेली हम आपके साथ एक ऑथर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सभी को हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, ये पहल पसंद आ रही है और साथ में जितने भी ऑथर्स हमसे जुड़ते हैं उनकी कहानियां, उनकी बुक के पीछे जो स्टोरी है वो भी पसंद आ रही है। पिछले दोनों सेशंस में जो 2 ऑथर्स हमसे जुड़े थे, उन्होंने अपनी बुक लिखने के पीछे की कहानी हमारे साथ शेयर की। उन्होंने इस मंच के थ्रू सबके सामने ये दिल खोल के बताया कि किस रीजन से उन्होंने ये बुक लिखी है और इस पूरी बुक राइटिंग के पीछे क्या जर्नी रही है। सो उनको सुन के, उनको जान करके बहुत कुछ नया सीखने को मिला और ये पता चला कि अगर मुश्किलें आती हैं तो उनका सामना करके हम उनको पार भी कर सकते हैं। तो जरूरी है कि जो आप सपना देखिए उसको पूरा करने के लिए उस राह पे चल पड़े और बहुत सारी जो मुश्किलें आती है उनका सोल्यूशन भी साथ आता है। इसलिए इस प्रोग्राम का जो मोटिव है वो यही रहा है हमारा, हम आप सभी के लिए, कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ ना कुछ लर्निंग ले, कुछ ना कुछ नया सीखे, नॉलेज ले, ताकि आप अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पेन और पेपर के साथ रेडी रहे और नोट्स बनाते रहे साथ साथ में, क्योंकि जो नोट्स है वो लाइफ टाइम हमारी जिंदगी में काम आते हैं। अगर आप में से किसी के लास्ट 2 सेशंस मिस हो गए हैं तो ये रिकॉर्डेड वर्जन हमारे चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो आप वहां जाकर के ये 2 सेशंस भी देख सकते हैं और वहां से अपनी नॉलेज ले सकते हैं। वहां से इन प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं और इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आज हम जिस ऑथर के बारे में बातचीत करने वाले हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो बहुत ही जुड़ा हुआ है हम सभी से, हम सभी के घरों से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे एक शेफ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, किस तरह से उनकी लाइफ रहती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। उन सिमिलैरिटीज को, उन कनेक्शंस को आप जरूर फील कर पाएंगे जब हम उन ऑथर से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, उन ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। So, जो ऑथर आज हमसे जुड़े हैं, he is basically from a middle class family settled in Kolkata. Since childhood, he has been passionate about good food, tasting a variety of dishes and trying to replicate them in home kitchen. He has done 3-year diploma in hotel management and catering technology. He has worked with various renowned established brands also. So without any further delay, मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर जॉयदीप सिन्हा। नमस्कार मैम। सर, गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। आप तो कैसे हैं? जॉयदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किताब मेरी कहानी में। आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने बारे में बताइए प्लीज कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है। ये ऐसा एक प्रोग्राम है जैसे कपिल शर्मा शो है बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के लिए, हम लोग जैसे ऑथर के लिए ये एक अलग सा प्लेटफॉर्म है। अरे सर, इसका धन्यवाद। नहीं, जो सच है, जो ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैं ये करता हूँ, बिलीव करता हूँ, क्योंकि लास्ट अध्ययन का मेरी किताब मेरी कहानी का लास्ट 5 सीजन मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करते करते इस बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. So,
जॉयदीप जी, अपने बारे में प्लीज थोड़ा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली में कौन-कौन है और अभी आप कहाँ क्या कर रहे हैं? अम, मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ। मेरा स्कूलिंग कलकत्ता से हुआ है। मैं कॉलेज हायर स्टडीज कंप्लीट किया हूँ पुणे से, और मैं मेरा कैटरिंग कॉलेज किया हूँ, कंप्लीट किया हूँ मैं केरला से। हम्म, उसके बाद जॉब पर्पज में कंटिन्यूसली मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं काफी सारा लोकेशन में जॉब किया हूँ, कलकत्ता, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, एंड सो ऑन। करेंटली मैं हैदराबाद में लोकेट कर रहा हूँ। मैं एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ। इससे अलावा मेरे नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं यूट्यूब चैनल भी रेगुलर हैंडल करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम फॉलो हैंडल करता हूँ। फेसबुक में मेरा फैंस ऑफ फूड के नाम पे मेरा पेज भी रनिंग है। सो आप सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव है। हाँ, ये लॉकडाउन 2020 हम लोग का लाइफ कंप्लीटली चेंज कर चुका है। एक्चुअली जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो राइटिंग जर्नी कैसे शुरू हुई जॉयदीप जी आपकी? कब शुरू की आपने? कैसे शुरू किया ये सब? राइटिंग जर्नी जो है, राइटिंग जर्नी हम लोग ये भी लॉकडाउन का गिफ्ट है। जब ओके। कंप्लीट लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए थे, मैं मेरा देयर इज समथिंग टू डू इंस्टेड ऑफ सिट लेट बैक। तो मेरा पुराना नोट्स, मेरा ये जब स्टडी करने लगा, स्टडी करते हुँ, करते मैं मेरा नोट्स अकोमुलेट करके नोट डाउन करने लगा। सेल्फ एनालिसिस के वजह से ग्रेजुअली इट बिकेम अ बुक। जब एक स्टोरी डेवलप हो गया, एक चीज जब डेवलप हुआ, हुँ, तो ये मेरे को मालूम ही नहीं था ये बुक बन रहा है, या मेरा आई डिडंट हैव दैट इंटेंशन टू राइट अ बुक। तो समथिंग टू डू, आई वाज डूइंग इट, आई वाज स्क्रिबलिंग डाउन, बट इट बिकेम it came to a form and it developed to a book at last. ओके। फ्रेंड्स, जैसे कि जॉयदीप जी ने बताया कि इनके पुराने जो नोट्स थे, जिनका इन्होंने इसको सेग्रीगेट किया, एक जगह इकट्ठा किया और उनको जब उन्होंने देखा और जब सही तरीके से लगाया तो एक बुक की शेप वो बन गई। मैं यहाँ ये पॉइंट कहना चाहती हूँ कि नोट्स जो कि इन्होंने बहुत पहले से लिखने शुरू किए थे, नोट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनाने। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप किसी सेशन को, किसी भी सेमिनार को, किसी वेबिनार को आप कुछ भी अटेंड कर रहे हैं ऐसा जहाँ पर आपको नॉलेज मिल रही है, नई टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, ज़रूर पेन पेपर लेके बैठिए और कुछ ना कुछ नोट्स ज़रूर बनाइए। वो आपको हमेशा याद रहेंगे और जब भी आपके पास खाली समय होगा, आपके पास इतनी सारी जानकारी होगी, इतनी सारी चीज़ें होंगी, जिनको आप दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं और हो सकता है वो एक बुक की शेप ले ले, जैसे कि जॉयदीप जी के साथ हुआ। जी, जॉयदीप जी। राइट, राइट। क्योंकि हम लोग स्क्रिबल डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, जहाँ पे जो देखते हैं करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। जी। डेली हम लोग फॉलो नहीं करते। डायरी डायरी नोट डाउन करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है वो चीज किस टाइम पे कहाँ पे काम आएगा। हुँ, और मेरा जो बुक है लाइफ ऑफ अ शेफ, ये सबको लग सकता है एक ऑटोबायोग्राफी है, बट दिस इज नॉट ऑटोबायोग्राफी एक्चुअली। इट इज अ हुँ, बायोग्राफी ऑफ अ शेफ, ऑफ एनी शेफ। तो ये जो चीज है भाई, ये हम लोग कॉलेज टाइम से कंटिन्यूअसली स्क्रिबल करते गए। उसके बाद जहां जहां पे जॉब किए, ट्रैवल किए, जहां पे जो देखा हम स्क्रिबल करते गए, उधर से एक फॉर्मेट में डेवलप हो गया। हुँ। तो नोट्स का ये प्लस पॉइंट रहता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आपकी इस भाई, राइटिंग जर्नी में जॉयदीप जी किसने आपको सपोर्ट किया? किसने मोटिवेट किया आपको? मैम इसमें काफी सारा कंट्रीब्यूशन बोले थे। मेरा फैकल्टीज है, मेरा मेंटर्स, प्रोफेशनल शेफ, सबका कंट्रीब्यूशन करना बोलना पड़ेगा। क्योंकि मेरा रीडर्स लोग का जो फीडबैक आया है कि ये सब चीज एक हम लोगों का टर्मिनोलॉजी में जिसको एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, हुँ, हुँ। एक स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब चीज को कोई बुक में बिल्ड डाउन नहीं है। तो और ये एक दिन में डेवलप करना भी इजी नहीं होता है। हुँ, हुँ। तो हम लोग
कॉलेज लाइफ से जो चीज पढ़ के आए हैं, फैकल्टीज लोग जो चीज हम लोग को ट्रेन किया है, हम लोग का मेंटर्स प्रोफेशनल लोग जिस टाइम पे जो ट्रेनिंग क्लास लिया है या हम लोग को ट्रेनिंग दिया है, उसका रिजल्ट है ये। तो इंस्पिरेशन अगर बोलना चाहे, सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है। और घर पे आके जब बात करते थे, मेरा भाई भाई मिस्टर कुणाल सिन्हा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है कलकत्ता में, वो मेरे को बार बार बोलता था, भैया तू एक बुक क्यों नहीं रहे पब्लिश करता है। लेकिन वो मजाक मजाक का दोनों भाई का जो बातचीत है, वो एक टाइम पे रियलिटी में आ गया। जी जी, तो इसमें मेरा फैमिली का भी काफी बिल्कुल। सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम जयदीप जी की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कृष्णा जी को। हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, गुड इवनिंग। ठीक है। तो दोस्तों, कृष्णा जी जयदीप जी की मदर हैं और इन्होंने काफी सपोर्ट किया है इनकी राइटिंग जर्नी में, इनकी लाइफ की जर्नी में जयदीप जी का। सो हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। कृष्णा जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। कैसा लग रहा है आज आपको इस प्रोग्राम में? आप जयदीप जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इनकी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो एकदम सिंपल वर्ड से, सिंपल लैंग्वेज से, सिंपल इससे वो जो बुक लिखा है एकदम से, मतलब जो लोग स्टूडेंट है तो हमको हम वो दिस बुक रीड करके हमको तो ऐसा ही लगा कि जिस लोग चालू करेगा कि होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो वो ये उसको ये बुक पढ़ने के बाद काफी फायदा होगा, उसको इंटरेस्ट ग्रो करेगा। और खाली स्टूडेंट लोगों नहीं, हम लोगों को हाउसवाइफ लोगों को भी इंटरेस्ट ग्रो करता है कि किस तरफ से, किस तरीका से ये इस कैसा करके सेफ को हैंडल स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसा करके उसको अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। हाँ, फिर कस्टमर से डील करना पड़ता है, सब कुछ ही करना। उनको वो तो एकदम बहुत सिंपल वर्ड से लिखा है जयदीप, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा है कि हाँ, ऐसा लिखो कि सब कोई को पढ़ने का इंटरेस्ट है कि हाँ ये बुक बहुत इजी है, तो इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगा ये। फिर जयदीप अभी जी मैं इन्होंने अपनी बुक में हाँ, ही बताया है कि बचपन से ही ये किचन में जाना इनको पसंद था या फिर कुछ चीजें बनाना पसंद था। ऐसा कुछ था इनके बचपन में कि इन्हें खाने की तरफ नहीं ज्यादा अट्रैक्शन था? नहीं, एकदम बचपन में नहीं था, मगर मैं स्कूल क्लास 10-12 पढ़ने के बाद उसको इस इंटरेस्ट आने लगा है। तब से ये इंटरेस्ट इसको ग्रो किया। वो कुछ ना कुछ बनाता था, ब्रेकफास्ट बनाता था, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता था, तो बोला अच्छा। हम होटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ठीक है, होटल मैनेजमेंट पढ़ो। तो तब से उसका पिताजी बोला ठीक है, तुम कर सकते हो तो करो, जिसको जो इंटरेस्ट है मन से करो। हम जी, ये होटल मैनेजमेंट इंटरेस्ट है तो ठीक है करो। मेरा छोटा बेटा, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, उसको एडुकेशन में इंटरेस्ट है, तो ठीक है तुम वही करो। तो पीएचडी करके अभी कॉलेज में प्रोफेसर है। ठीक है, दोनों दो एकदम ऑपोजिट में है, मगर इंटरेस्ट है तो हम लोग हेल्प किया, तो लोग कर रहा है ऐसे। तो इसको बहुत ही है, अभी घर में आता है कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा ऐसा डिश बनाता है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है। बिल्कुल। फिर इसको यूट्यूब में जो जब देता है, हाँ, और एक बात है कि उसको बहुत अच्छी से कटिंग आता है, तो सब्जी सब डेकोरेशन करता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ये सब अंदर से नहीं आने से ना कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता है, जी, उसको जब इंटरेस्ट होता है करने का, हाँ, हाँ तभी करना। करने का
तभी कर पाते हैं। सब कोई को देख के बैठा देने से नहीं होता है, इसको बहुत अलग सा इंटरेस्ट है तो वो बनाता जी है। एक हाँ, तो एक एक चीज को एक एक इसको अच्छा से डेकोरेशन करके टेबल सजाना, खाना बना के उसको डेकोरेशन करके प्रेजेंट करना, इसको कहाँ से आइडिया सब आता है। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, मगर हम खाली सोचते हैं इसको अच्छा ठीक है, इसको इंटरेस्ट है तो बना लेता है, अच्छा से डेकोरेशन करके प्रेजेंट करता है, ये सब अच्छा करता है। कृष्णा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमसे अच्छा, जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। जी जयदीप जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा जी की काफी हेल्प हो जाती होगी जयदीप जी इन सब काम में, और साथ में एक इंटरेस्ट अलग से डेवलप होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है family में। ये एक इमोशनल मोशन है, क्योंकि जी। मैं खुद घर पे नहीं रहता हूँ। जॉब पर्पस में, काम के पर्पस में कंटिन्यूस मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रैवल करता हूँ, हार्डली मिलता हूँ फैमिली से। है, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग है। राइट राइट राइट। सो अब हम जानना चाहेंगे आपकी बुक के बारे में। आपने बुक में क्या मैसेज दिया है, साथ में अपनी बुक में किस तरह से इस टॉपिक के बारे में बताया है, क्या डिस्कस किया है, वो बताइए प्लीज। एक्चुअली ये जो बुक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ट्रिपल डाउन किया है। जैसे कि आज जब मैं बाहर किसी से मिलता हूँ या कल के दिन में जब मिलता हूँ, जनरल जो क्वेश्चन मेरे पास आता है, लोग पूछता है कि मेरा घर में मेरा बच्चा खाना अच्छा बनाता है, उसको शेफ बना देता हूँ। कोई पूछता है मेरा बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, वो तो शेफ बन सकता है ना। लेकिन खाना घर पे अच्छा बनाता है तो वो शेफ बन सकता है क्या? पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो शेफ लोगों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, होता है क्या? इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ या साइंटिफिकल प्रूफ तो है नहीं। इसीलिए एज अ शेफ मैंने जो रियलाइज किया वो मैंने लिखा, क्योंकि शेफ प्रोफेशन के बारे में जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है, जिनको फर्दर इन फ्यूचर शेफ बनने का ड्रीम है, जो रियलिटी है वो ये बुक में लाइफ ऑफ अ शेफ में डिस्क्राइब किया हुआ है। कि मैं एक शेफ हूँ, मैं लास्ट 20 ईयर्स से मैं ये सेम प्रोफेशन में हूँ, सेम इंडस्ट्री में हूँ। मैंने लास्ट 20 ईयर्स में जो एक्सपीरियंस गेन किया, वो चीज लाइफ ऑफ अ शेफ में डिस्क्राइब किया हुआ है। जी हाँ जयदीप जी। जी। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं शेफ जॉयदीप से उनकी बुक के बारे में, और जिसमें उन्होंने किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और इसमें क्या-क्या चीजें उन्होंने बताई है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक से रिलेटेड, या आप जॉयदीप जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पर अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। ओके, सो जॉयदीप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आपने अभी बताया कि ऐसा कहते हैं कि अगर किसी प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल नहीं है, खाना थोड़ा ठीक ठाक बना लेते हैं, तो आप शेफ बन सकते हैं। बहुत इजी काम लगता है और इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक जॉब में या अपने अर्निंग एक सोर्स के रूप में। आपकी नजरों से हम जानना चाहेंगे कि शेफ की लाइफ कैसी होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। शेफ का लाइफ ऐसा है क्योंकि रिकॉग्निशन बहुत कम मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। क्योंकि शेफ काम करते हैं बैक हाउस में, फ्रंट हाउस में बहुत, फ्रंट हाउस में तभी आ पाते हैं जब सक्सेस होता है या फेलियर होता है। जनरली खाना जब अच्छा बनता है, बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं अच्छा बना है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊपर होता है तो 19 से 20 अगर होता है तो बहुत इजीली हम लोगों के लिए, एज इट इज ह्यूमन नेचर टू कि खाना खराब हो गया। तो जिस वजह से बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है शेफ को कि फ्रंट हाउस में आने के लिए या सामने आने के लिए। तो ये सब चैलेंजेस तो रहता है, डिफिकल्टीज रहता है।
क्योंकि फेस्टिवल जब होता है, जिस टाइम पे हम लोग का कॉलेज टाइम में हम लोग का फैकल्टीज ने एक चीज बोला था कि जब सब लोग सोने के लिए जाते हैं शेफ उस टाइम पे काम करते हैं। हम्म जिस टाइम पे रात को सब लोग सोने जाते हैं शेफ उस टाइम पे किचन में खड़े रहते हैं, नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। फेस्टिवल जब होता है क्रिसमस, न्यू ईयर, दशहरा, पूरा दुनिया एंजॉय करते हैं, शेफ लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं। बिल्कुल। तो ये तो सेक्रीफाइस शेफ लोगों का लाइफ में रहता है, हर्डल्स शेफ लोगों का लाइफ में रहता है कि फैमिली को टाइमली टाइम देना। जिस टाइम पे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैं अश्योर नहीं कर सकता हूँ फैमिली के साथ स्पेंड कर पाऊंगा। ये सब हर्डल्स रहता है जो एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिजिकली फिटनेस, लॉन्ग आवर्स ड्यूटी, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा बैठे बैठे कुर्सी में जॉब है, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं हूँ। तो कंटिन्यूअस खड़ा रहना, लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करना, इसके लिए मैक्सिमम हाई लेवल तक फिजिकल फिटनेस का जरूरत होता है। तो ये सब चीज रहता है, नॉलेज। उसके बाद भी स्टडीज करना पड़ता है कि हाँ इंडस्ट्री में क्या कैसे चल रहा है, हम लोग इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग खुद भी डिनर में जाते हैं, हॉलीडे में जाते हैं, हम लोग न्यू थिंग्स सर्च करते हैं, नया फूड सर्च करते हैं। तो नया फूड देने के लिए हम लोगों को भी स्टडी करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो ये सब चैलेंजेस, हर्डल्स रहता ही है, ये सब एक्सेप्ट करके हम लोग को मूव ऑन होना होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। बिल्कुल जॉयदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत सही तरीके से आपने शेफ की लाइफ के चैलेंजेस को एक्सप्लेन किया है। सच में जितने भी त्योहार आते हैं, ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा एक टची पॉइंट लगा कि त्योहारों में भी हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, ना कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सब हर्डल, हाँ ये सब हर्डल्स एक्सेप्ट करके अगर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के बाद ही सक्सेस ये हो सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत इजीली सक्सेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन और एक्सपेक्ट भी करते हैं, तो लेकिन हार्ड वर्क रहता ही है शेफ के लाइफ में, और ये सब हर्डल्स रहता ही है जो हमेशा बैक ऑफ द सीन ही रहता है। जो फ्रंट में आता है तो बहुत ना के बराबर ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक डिश जो हमारे सामने प्लेट में डेकोरेट होके आती है, हमें नहीं पता उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितना डिस्कशन लगा है। राइट। एकदम सही चीज है। जॉयदीप जी, बाहर का जो खाना होता है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, डेकोरेटिव होता है, आई डोंट नो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। घर का खाना और बाहर का खाना, मतलब बड़ा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी बाहर के खाने के लिए अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि आज बाहर खाना खाना है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या मेंटेलिटी है लोगों की? क्योंकि आज के टाइम में, क्योंकि कुछ समय से ये चीज बहुत मेंटेलिटी बदल गई है। आज हर दूसरे दिन लोग बाहर का खाना मंगवाते हैं या बाहर खाने निकल जाते हैं बहुत इजीली। पहले ऐसा नहीं था। क्या चेंज हुआ है सोसाइटी में? नहीं, सोसाइटी में बाहर कई सारे रीजन है, बाहर आउटिंग पे जाना या बाहर डाइनिंग पे जाना। क्योंकि लाइफ अभी पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, किसी के पास टाइम नहीं है। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग का चाइल्डहुड में मेरा फादर जॉब करता था, मेरा मम्मी हाउस वाइफ थे। लेकिन अभी सिंगल हैंडेड अर्निंग में फैमिली नहीं मेंटेन होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग पे रहते हैं। लाइफ और ज्यादा फास्ट हो चुका है और ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो चुका है। होम फूड और होटल रेस्टोरेंट फूड दोनों में डिफरेंस यही होता है प्रेजेंटेशन और लुक्स का। खाना वही है, हम लोग बाहर जब रेस्टोरेंट में फैमिली लेके जाते हैं, हम लोग वही खाना खाते हैं, दाल राइस रोटी सब्जी, सेम खाना घर पे भी खाते हैं। लेकिन हम लोग बाहर इसलिए जाते हैं कि थोड़ा टाइम हम लोग एक साथ स्पेंड कर ले, और बाहर का खाने में कमर्शियल फूड में एक होता है लुक्स। मैं वही रोटी वही चपाती वही रोटी जो घर पे
बना के देते डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, वही चीज हम लोग का रेस्टोरेंट का डाइनिंग टेबल पे आता है। वो जो प्रेजेंटेशन रहता है, वो जो लुक्स रहता है, उस वो चीज हम सबको अट्रैक्ट करता है। क्योंकि खाना मुंह से चबा के खाने से पहले सबसे पहले हम लोग आंख से खाते हैं। जी। तो सेम चीज घर पे भी अगर हम लोग सेम तरीके से करते हैं तो चेंजेस हो सकता है। इट इज नॉट अ बिग डील। इससे जी अलावा बिल्कुल। कोई शेफ मैजिक स्टिक तो घुमाते नहीं है। सेम चीज रहता है। सिर्फ एंड डिफरेंस है घर प्रेजेंटेशन। बहुत सारी जो लेडीज हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, वो जरूर आपके इस टिप्स को इंस्पायर होंगी इससे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगी कि जो घर पे खाना बना रहे हैं उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं, थोड़ा डेकोरेट करें, ताकि वो बाहर वाली फीलिंग आ जाए। मैडम हम लोगों का शेफ लोगों का हालत खराब हो जाएगा। जी, नहीं, मुझे वही कंटिन्यू रखिए, होटल रेस्टोरेंट में खाए डाइनिंग करने आइए, तो इसी बहाने हम लोगों के साथ मुलाकात भी हो जाता है। जी। सो ये जो होटल्स की, रेस्टोरेंट की किचन है, कमर्शियल किचन है और घर की किचन, आपने अपनी बुक में भी डिफरेंशिएट मेंशन किया है। क्या दोनों में डिफरेंस होता है, क्या अलग होता है, थोड़ा सा बताइए। घर का किचन में क्या होता है, लिमिटेड स्पेस होता है, इक्विपमेंट्स लिमिटेड रहता है। और कमर्शियल किचन में स्पेस ज्यादा रहता है, इक्विपमेंट ज्यादा रहता है, और कंप्लीटली कमर्शियल वे में फूड प्रोडक्शन होता है। घर पे हम लोग जो होम होम शेफ रहते हैं, हैं, जिन लोग होम शेफ की तरह काम करते हैं, या घर पे जो खाना बनता है वो लिमिटेड क्वांटिटी बनता है। लेकिन हम्म। वो कमर्शियल किचन में हम लोग का प्रोडक्शन ह्यूज वॉल्यूम में रहता है। हम लोग के पास कभी कभी रिक्वेस्ट आता है कि थोड़ा सा एक आदमी के लिए खाना बना दीजिए, तो हम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उतना छोटा वेसल या छोटा स्मॉल इक्विपमेंट हम लोग के पास अवेलेबल नहीं रहता है। क्योंकि कमर्शियल जी। प्रोडक्शन हाउस में जो भी प्रोडक्ट रहता है जनरली कमर्शियल और बिगर साइज में रहता है। तो ये होता है मेन डिफरेंस है। और ये और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मेरे बुक में काफी सारा मैं फोटोग्राफ का यूटिलाइज किया है, जो कि फोटोग्राफ देख के भी किसी को समझ में फेस करने के लिए, क्योंकि काफी सारी चीज वर्ड पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। या एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो फोटोग्राफ में एक्सप्लेन हो सकता है। जी। और जी। और घर पे जो स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, फ्रीजर रहता है, वो लिमिटेड स्पेसेस का रहता है। हम लोगों का जो स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, कोल्ड हाउस रहता है, वो बिगर वॉल्यूम में रहता है। ये सब चीज हम लोग जो ओरिजिनल वे में फोटोग्राफी करके जो मेरा बुक में प्लेस किया हुआ है। जी। जयदीप जी, हमारे पास एक मैसेज आया है हमारे ऑडियंस में से, अमीशा, और वो कह रही हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन होम फूड एंड रेस्टोरेंट फूड इज द फ्लेवर। प्लीज ईट आउट फॉर अ चेंज ऑफ फ्लेवर एंड चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू से? अपने अपनी सोच है। इसमें मैं किसी भी तरह कंट्रोवर्शियल इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो जनरल फीडबैक है, नहीं होटल में नहीं खाना खाएंगे या रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, उधर खाना पुराना रहता है, खराब रहता है, जो बिल्कुल ही मैं पर्सनली मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ एज अ शेफ। जी। क्योंकि मैं वो किचन में काम करता हूँ, हम्म। या मैं ये साइंटिफिकली प्रूफ है। खाना या फूड कब स्पॉइल होता है, जब बैक्टीरिया डेवलप होता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ये मेरा या आपका कहने से कोई प्रूफ नहीं होता है। और बैक्टीरिया जो डेवलप होता है उसका भी हर खाने का, इसलिए हर फूड का एक सेल्फ लाइफ होता है। हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकन अगर प्रोडक्शन किया या पनीर प्रोडक्शन किया, तुरंत हम लोग के पास लॉकडाउन हो जाता है कि ये किस डेट पे प्रोडक्शन हुआ है, किस डेट पे प्रोडक्शन हुआ है, उस हिसाब से तो उसका सेल्फ लाइफ कितना होना चाहिए। उसी बीच में उसी बीच में कोई खाना खराब नहीं हो सकता है, या स्पॉइल नहीं हो सकता है, या मेरे या आपके कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि 10 लोग 10 चीज बोलेगा, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है।
बट ये था फॉर अ चेंज हम बाहर खाना खाने जा सकते हैं, फैमिली गैदरिंग होती है, एक आउटिंग हो जाती है, तो उसके लिए जरूर इस ऑप्शन को हमें ऑप्ट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप ओकेशनली जा सकते हैं। कई फैमिली में है मेरा वेलोन में काफी सारा मेरा गेस्ट है जो रेगुलर बेसिस पे मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। हम्म, क्यों, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा है, लेकिन ब्लाइंडली कोई कोई चीज नहीं बोल सकते हम लोग। जी जयदीप जी, शेफ अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड है, जो जिस पर्सन के आगे शेफ लगा है बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उनकी यूनिफॉर्म भी अपने आप में एक एक अपने आप में पूरा अटायर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक यूनिफॉर्म के ऊपर आपने कंप्लीट चैप्टर लिखा है अपनी बुक में, आप प्लीज बताइए यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग है, शेफ की यूनिफॉर्म। एक्चुअली जब ये शेफ पोजीशन क्रिएट हुआ था एंशिएंट टाइम पे, हम शेफ का जो यूनिफॉर्म डिजाइन किया गया था, ये फ्रांस में हुआ था। क्योंकि ये बोला जाता है फूड इंडस्ट्री पे द फादर ऑफ फूड इज फ्रांस। तो शेफ यूनिफॉर्म में शेफ कोट जो रहते हैं व्हाइट कलर में रहते हैं। व्हाइट क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि जो हीट प्रोडक्शन होता है, जो किचन में जो हीट रहता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर लेता है। जैसे ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो बॉडी और ज्यादा गर्म हो जाता है, व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्ट जैसे करता है वो बॉडी को कंपैरेटिवली कूल टेम्परेचर में रखता है। ओके। शेफ शेफ कोट के ऊपर एक स्कार्फ रहता है। तो स्कार्फ का रीजन ये है क्योंकि जो स्वेट होता है, स्वेट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर स्कार्फ नहीं लगाते हैं तो चांसेस है कि वो स्वेट शेफ कोट के बाहर आ जाए या शेफ कोट के अंदर में बॉडी में टच करे, जिसके वजह से अनइजीनेस या बॉडी इल इफेक्ट हो सकता है। तो स्कार्फ यूनिफॉर्म का पार्ट होता है क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करने के लिए। सबसे वाइटल पार्ट जो होता है जो हम लोग यूज करते हैं, कैप और लॉन्ग हैट जो यूज करते हैं, जो शेफ का आइडेंटिफिकेशन माना जाता है। तो इसका रीजन हम लोग जानते हैं कि हेयर फॉल को अवॉइड करने के लिए, बाल गिरने से बचने के लिए, ये एक रीजन है, ये एक पार्ट ऑफ अदर्स इट इज। लेकिन वो हैट का जो जितना फोल्ड है टोटल 101 फोल्ड होता है। ये 101 फोल्ड होने का रीजन, देयर इज एग रेसिपी, देयर आर 101 वेज ऑफ मेकिंग एग प्रिपरेशन। 101 तरीके से अंडे का प्रिपरेशन होता है जिसके ऊपर बेस करके ये फोल्ड शेफ कैप में दिया गया है। इसका और क्या लॉजिक है, ये और क्या लॉजिक है मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन ये एंशिएंट किसी फूडीज ने मेंशन किया हुआ है। कि इसीलिए इतना ही मेरा नॉलेज है। इसका और कुछ लॉजिक अगर होगा तो मेरे नॉलेज में नहीं है। किसी को अगर मालूम होगा तो प्लीज शेयर कीजिए। लेकिन अभी शेफ कोट का या शेफ यूनिफॉर्म का फॉर्मेट चेंज हो गया है। मैं खुद भी जब ऑन ड्यूटी शेफ कोट पहनता हूँ, मैं कलरफुल प्रेफर करता हूँ, व्हाइट प्रेफर नहीं करता हूँ। शेफ कैप में यूज करता हूँ तो डिजाइनर करता हूँ क्योंकि एज पर द फैशन एंड ट्रेंड है। लेकिन एक्चुअल जो शेफ कोट या शेफ यूनिफॉर्म का फॉर्मेट है ये इस तरह का है। ओके। कई बार जयदीप जी ऐसा होता है कि हम शेफ और कुक दोनों को सेम समझ लेते हैं कि जो शेफ है वो कुक भी है। कई बार बोलते बोलते हम उसकी जगह कुक भी यूज कर लेते हैं वर्ड। क्या शेफ और कुक दोनों का मतलब सेम है या दोनों अलग अलग है? जनरल वर्जन में शेफ और कुक सेम ही है। कोई लोग बोलते हैं बावर्ची है। लेकिन टेक्निकली देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन शेफ एंड कुक। क्योंकि कुक का काम होता है खाना खाना, लेकिन शेफ का काम होता है खाना बनाने से पहले से लेके आखिरी तक पूरा प्लानिंग करना है। वो अगर कोई डिश प्रिपरेशन करना है, कोई डिश बनाना है, कितने आदमी के लिए बनाना है, किस तरह से बनाना है,
है, उसका रेसिपी क्या होगा, उसका इंग्रेडिएंट क्या होगा, वो इंग्रेडिएंट का स्टैंडर्ड क्या होगा, उसके बाद उसको सर्विस कैसे हो सकता है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, उसके बाद उसको क्या चीज में सर्व हो सकता है, प्लेट में, ग्लास में, है, वो ईटिंग हैबिट्स क्या हो सकता है, उसको उसके साथ क्या 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 इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। कंप्लीट ये शेफ का रोल होता है। जो चीज डीप कुक डीप नहीं कर सकता है, बिल्कुल, और जो चीज कुक नहीं कर सकता है, कुक और शेफ में ये डिफरेंस होता है कि शेफ कंप्लीट कोई भी काम करता है कंप्लीट प्लानिंग करने के बाद वो काम कंप्लीट होता है और वो खाना बनाते हैं, और कुक सिर्फ खाना ही बनाता है। उनको अगर बोला जाए वो उतना ही काम करेगा, या हाँ उतना ही खाना बनाएगा। ये है एक्चुअल डिफरेंस कुक और शेफ में। ओके। जयदीप जी, आप 20 ईयर से इस प्रोफेशन में हैं, आपने बहुत सारी डिशेस बनाई होंगी, बना रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं। कभी-कभी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता होगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई डिश कभी किसी को पसंद नहीं आती। इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं आप, या कैसे एक शेफ को हैंडल करना चाहिए? मैडम, ये कॉमन सिचुएशन हो गया आज के दिन में कि क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लेना, क्रिटिसिज्म को रेज करना। हम्म, मैं इससे पहले भी बोला हूं, जब खाना अच्छा बनता है, बहुत कम लोग होता है जो मुंह खोल के बोलते हैं खाना अच्छा बना है, लेकिन ज्यादातर टाइम होता है जब क्रिटिसिज्म आता है। और किसी को भी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कहीं भी। हाँ हम हाँ। लोग हमेशा एप्रिसिएशन ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जी, शेफ का जॉब में मोस्ट ऑफ द टाइम 80% टाइम क्रिटिसिज्म ही आता है। हाँ, और ये चीज हैंडल करने के लिए सबसे बड़ी बात है पेशेंस। हम्म, क्योंकि आपको जब खाना पसंद नहीं है, आप जब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कोई भी चीज किसका या शेफ का, पेशेंस लेके पूरी बात सुनना, उसके बाद उसको जजमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा हर्डल्स होता है कोई शेफ के लिए। क्योंकि हम लोग उधर इमोशनल हो नहीं सकते, हम्म, और आर्गुमेंट कर नहीं सकते। हम्म, या तो एज अ शेफ मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो लॉजिकली, और मेरे को अपने आप काम के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि राइट राइट। सामने वाले को एक्सप्लेन एक्सप्लेन करे कि क्यों ये चीज बनाए, उसके लिए नॉलेज की जरूरत कि कोई बिल्कुल, उसको एक्सप्लेन करना, उसको बताना रीज़न, तो एक हाँ, एक एक परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट नॉलेज वाला शेफ ही बता सकता है। जी। ये 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 है मेरे। पेशेंस पेशेंस के अलावा जयदीप जी, अकॉर्डिंग टू यू और कौन-सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक एक परफेक्ट शेफ में, एक आइडियल शेफ में? शेफ, मैडम, आइडियल शेफ का डेफिनेशन आई डोंट नो कि एक एक लोगों के पास एक एक डेफिनेशन होता है। हम्म, ओके। लेकिन अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है या शेफ का जो मीनिंग होता है, एक टाइम था जब मेरा मेंटर लोग या मेरा सीनियर शेफ लोग जो जिस तरह से काम करते थे, हाँ, कि किचन में आए, रेडी किए, कटिंग चॉपिंग किया, खाना बनाए, हुँ, चले गए। वो एक दौर था जब हम लोग का शेफ लोग काम करते थे, या मैं जब इंडस्ट्री में एंट्री किया था, या मैं जब ट्रेनिंग पीरियड में था। लेकिन हुँ, अभी हुँ, ट्रेंड चेंज हुआ है और हो रहा है कि शेफ शेफ को फ्रंट में आना पड़ता है। शेफ सिर्फ किचन के अंदर रह के खाना नहीं बनाता है, शेफ को मार्केट में जाना पड़ता है। शेफ को मार्केट में जाने का पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, गेस्ट के साथ बात करके बिजनेस डेवलप करना होता है। हुँ, क्योंकि मैनेजर, जनरल मैनेजर, एफ&बी मैनेजर, ओनर, एमडी, सीईओ, सब लोग बिजनेस डेवलप पे जाते हैं, लेकिन शेफ का जो कमांड रहता है, शेफ का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसके ऊपर अदर्स बिलीव करते हैं या अदर्स डिपेंड होते हैं, कि हुँ, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फूड इज द वाइटल इशू, फूड इज द वाइटल पॉइंट।
तो शेफ के लिए कॉन्फिडेंस होना, पेशेंस होना, क्रिटिसिज्म हैंडल करना, बिजनेस डेवलपमेंट करना या प्लानिंग करना, कि किस तरह से बिजनेस डेवलप हो सकता है, ये सब एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी होता है आज के दिन में। जी, जी। आपने अपनी बुक में स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी है कि अगर आप एक एक रूम के अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, तो वो किचन होनी चाहिए ज़रूर से, क्योंकि किचन के थ्रू आप किसी पर्सन को सैटिस्फाई कर सकते हैं। अदर गिफ्ट्स जब आप देते हैं या कोई भी आप किसी को उपहार देते हैं, तो इंसान कमियाँ निकालता है, सैटिस्फाई नहीं होता और माँगता है। लेकिन एक बार जब पेट भर जाता है इंसान का, तो फिर वो कुछ भी नहीं माँगता। सो किचन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉर्नर, द एरिया ऑफ एनी हाउस। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक रिक्वेस्ट की थी अपनी ऑडियंस से कि आप अपने व्यूज इस पे दीजिए। तो कुछ मैसेजेस हमारे पास आए हैं कि वो उनका अपनी किचन के साथ क्या इमोशन जुड़ा हुआ है। तो मैं कुछ मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। सबसे पहले द हैप्पीएस्ट सोल, इनका कहना है, जो हमने वीडियो डाली थी उसके लिए, दिस क्लिप टुक मी बैक टू द टाइम ऑफ लॉकडाउन वेयर वी हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ जॉयफुल रेसिपीज। सो किचन एक जॉयफुल रेसिपीज का कॉर्नर है इनके लिए। अगला मैसेज है रिदिमा का। शी इज सेइंग कुकिंग इन द किचन इज अ स्ट्रेस बस्टर, ऑफरिंग अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन थ्रू क्रिएटिविटी। ब्यूटीफुल। सो किचन अपने आप में एक रिलैक्सेशन का एरिया है मोस्ट ऑफ टाइम। मतलब मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू बिल्कुल, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास और भी मैसेजेस आए हैं। वीवीएच, इनका कहना है किचन के लिए इनका सेंस है टेस्टी फूड। टेस्टी फूड इज द वर्ड फॉर किचन। एक और मैसेज हमारे पास है नेवा दत्ता, एंड शी इज सेइंग किचन में दुनिया है मेरे सारे रिश्तों की। ये और किचन बहुत ही सुंदर दुनिया है एक परिवार के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने किचन को डिस्क्राइब किया है। एक फैमिली वहां पर गैदर होती है, साथ में बात करती है, हंसती है, कितनी सारी मेमोरीज बनाती है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप क्या कहेंगे जॉयदीप जी इन मैसेजेस के लिए? मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है इनके साथ काफी लोगों का थिंकिंग प्रोसेस मैच होता है। जी, क्योंकि जी। क्योंकि फूड ऐसा चीज है, इसके ऐसा सेटिस्फाइड कुछ नहीं हो सकता है। मैं जब अपसेट होता हूँ, हाँ, या मैं जब चियरिस होता हूँ, खाना बनाने से अच्छा चीज और मेरे मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। जी, जी। वो अपने आप में एक स्ट्रेस बस्टर है, आपको स्ट्रेस से बिल्कुल और परेशानी से दूर ले जाता है, आपका ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके मैसेजेस के लिए। आपने इस रिक्वेस्ट पर इतने सारे मैसेज दिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए कि किचन आपके लिए क्या इमोशन रखता है। अगर अभी हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आप भी अगर शेयर करना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके लिए आपके घर की किचन आपके लिए किस इमोशन को लेकर के आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जॉयदीप जी, शेफ क्या मल्टीटास्कर होता है या किस तरह से वो काम करता है? हड़बड़ी में करता है, फटाफट करता है, हार्ड वर्क कितना है उसके पीछे, सोचता है, रात की तैयारी, सुबह की तैयारी, कैसी रहती है वो प्रोसेस क्या होता है? मैडम काफी सारा सीक्रेट लीक हो जाएगा। थोड़ा-सा हिंट दीजिए कि क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे हार्ड वर्क के बारे में। शेफ का हम लोग जब कॉलेज में थे, जब मैं कैटरिंग कॉलेज में था, हम लोग को हाउसकीपिंग से लेके प्रोडक्शन के छोड़ के, एफ&बी प्रोडक्शन छोड़ के एफ&बी सर्विस, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, हुँ, अकाउंट, हुँ। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो हम लोग का सब्जेक्ट नहीं था। 3 साल हर सब्जेक्ट हम लोग को स्टडी करने के बाद जब बीच में हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है, हाँ, ट्रेनिंग में हर डिपार्टमेंट हम लोग को कवर करना पड़ता है वो सर्टिफिकेट के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट के लिए। हुँ, हुँ। और आज इतने साल बाद जब आज भी जब किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाता हूँ या मेरा प्रोफाइल भेज शेयर करता हूँ, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है ट्रेनिंग कहाँ से की है और फर्स्ट जॉब कहाँ पे था। अच्छा। तो इसका रीजन ये है, इसका रीजन क्योंकि हम लोग जो ट्रेनिंग टाइम पे या फर्स्ट जॉब में जो जितना चीज लर्न किए हैं, और आज के दिन में, इसीलिए आज के दिन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या कहीं भी जाते हैं,
और क्राइसिस जब होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट के तौर पे हम लोगों को रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। ये सिर्फ शेफ के लिए नहीं है, कोई भी होटेलियर के लिए, जनरली जो हार्डकोर होटलियर है, हम लोग रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो पाते कि ये काम नहीं आता है। अकाउंट्स बोलिए, सोशल मीडिया बोलिए, क्लीनिंग पार्ट बोलिए, सर्विस बोलिए, तो इसीलिए ये मल्टीटास्किंग ऑटोमेटिकली हम लोग का अंदर ये स्किल डेवलप होता है। ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपको शुरू से मिलती है मल्टीटास्किंग की। ये डे वन से पे, इसीलिए ये मेरे लैंग्वेज में मैं जो डे वन से मैं मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स को बोलता हूँ, हम लोग सेकंड आर्मी डिपार्टमेंट में रहते हैं कि हमेशा खड़े रहो और कुछ भी काम बोलो तो ना नहीं मत बोला करो। तो बिल्कुल, ये मेरा वर्जन है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी ही सिचुएशन रहती है। आई एम श्योर हाँ, ऐसी रहती होगी। हाँ, जयदीप तो जी, ये मल्टीटास्किंग आज के टाइम में जो शेफ केक और किचन से रिलेटेड जो रियलिटी शोज है, मैं किसी शो का नाम नहीं लूंगी, बट जो रियलिटी शोज हम देखते हैं आजकल टीवी पर, उसमें जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है डिशेस को, शेफ को, और जो कॉन्टेस्ट होते हैं, जो कंपटीशन होते हैं, सच में क्या होता है? क्या ऐसा रियल में होता है? क्या रियलिटी है इसके पीछे, या फिर ये सब सिर्फ एक एक प्लेटफॉर्म पे दिखाने की चीज है? मैडम, पूरा चीज तो फेक नहीं है। ओके। यस, रियलिटी शो में कोई भी XYZ रीजन के लिए कुछ कुछ मॉकअप तो रहता है, हम्म हम्म बट 80% थिंग्स आर रियल। ओके। क्योंकि हम लोग जब बिजी ऑपरेशन में रहते हैं, हार्डकोर सिटी होटल, कॉर्पोरेट होटल में जब काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट और वेयरएवर इन, जब पीक टाइम में किचन का टेम्परेचर इतना हाई रहता है और जो जो चीज दिखाया जाता है जो टाइम लिमिट पे है, हम्म जब लोग भागा दौड़ी कर रहा है, कुक लोग भागा दौड़ी कर रहा है, खाना गलत हो रहा है, शेफ खाना उठा के डस्टबिन में फेंक दे रहा है, खाना का प्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ, blasting and all those things, these things happen, these things happen। हाँ, इसीलिए उस टाइम पे कोई भी आते हैं, अरे शेफ आपके सामने जाना, आप इतना रूड हो, बट वी आर, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर जॉब। हम लोग रियलिटी में इतना खराब नहीं होते हैं जितना अच्छा। ऑपरेशन टाइम में या ड्यूटी टाइम में रहते हैं, लेकिन क्योंकि उतना रफ एंड टफ अगर नहीं हो पाएंगे हम लोगों के हाँ, लिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में रिजल्ट काम करना, रिजल्ट आएगा नहीं। क्योंकि एज अ शेफ मैं एक किचन ऑपरेट कर रहा हूँ, आई एम द सिंगल पर्सन, मेरे अंडर में 50 स्टाफ्स काम कर रहा है, 60 स्टाफ्स काम कर रहा है। इतना लार्ज ब्रिगेड जब हैंडल का ऑपरेट करना होता है या हैंडल करना होता है या कंट्रोल करना होता है, क्योंकि टेबल पे 500 कवर है, 500 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, हाँ, तो 500 लोगों का टेस्ट डिफरेंट है, 500 लोगों का लुकआउट डिफरेंट है। एब्सोल्युटली। किसी को मैं पहचानता नहीं हूँ, किसी को मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन किचन से मेरे को खाना लेके सर्व करना है, तो प्रेशर चारों तरफ से रहता है, गेस्ट के तरफ से रहता है, जो सर्विस कर रहा है उसके तरफ से है, जो किचन में अंदर काम कर रहा है उसकी तरफ से है। तो होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, स्किल ये होता है उसमें से, और इंसान लेके काम कर रहे हैं, इट इज अ ह्यूमन वर्क, इट इज नॉट अ मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल में प्रोग्रामिंग सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली चलते रह गया, मिक्सी का स्विच ऑन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली घूमता रहेगा। लेकिन ह्यूमन वर्क, ह्यूमन का काम होता है, मिस्टेक हो सकता है। हाँ, आज जो कुक उधर काम कर रहा है, रेंज पे काम कर रहा है या फ्लोर पे काम कर रहा है, उन लोगों से मिस्टेक हो सकता है, लेकिन शेफ जब अल्टीमेट चेकिंग कर रहा है, उधर मिस्टेक होने के बाद उधर रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। अगर मैं एज अ शेफ कोई मिस्टेक करके खाना में भेज दिया रेस्टोरेंट में आपके टेबल पे, उसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन कुक जो काम कर रहा है, टीम जो काम कर रहा है, उसका रेक्टिफिकेशन का चांस मिल रहा है उसको, लेकिन शेफ को कोई रिटेक नहीं मिल रहा है। तो ये हो, इसीलिए जो रियलिटी शो होता है, जो दिखाया जाता है, वो पूरी तरह फेक तो नहीं है, कुछ जी। कुछ चीज है, लेकिन मेजॉरिटी आर ट्रू, आर रियल। राइट।
आजकल खाना मैं कहूँगी कि फ्यूजन काफ़ी चल रहा है खाने में। लोग अलग-अलग क्विज़िन्स को मिक्स करके और फिर डिशेज़ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिक टेस्ट है, उस उसके उसके कंपैरिज़न हम करें तो जो फ्यूजन वाला है, वो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। आप किसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं? ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिक टेस्ट है, वो क्रिएट करना ज़्यादा पसंद करते हैं या फ्यूजन? मैडम मैं दोनों प्रेफर करता हूँ। हैं, क्योंकि कुछ-कुछ ऑथेंटिक और क्लासिक डिश होता है, हुँ। जो चेंज नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मोनोटोनस लाइफ किसी को पसंद नहीं आता है। तो राइट, राइट। मैं पर्सनली डाइनिंग करने जब जाता हूँ, मैं भी प्रेफ़र करता हूँ कि नया इनोवेटिव चीज़ लाऊँ और मैं हुँ, किचन में जब काम करता हूँ, मेरा भी काफ़ी सारा इनोवेशन रहता है और आज आज के डेट पे मेरा कुछ-कुछ जो जितना भी सिग्नेचर हुँ, है, हुँ। वो पॉपुलर हुआ है? अरे! टेबल पे हाइलाइट हुआ है या सोशल मीडिया में हाइप हुआ है, जिसकी वजह से मेरा फॉलोअर्स इंक्रीज़ होता गया। वो मेजॉरिटी 90% है जो फ्यूजन है और जो इनोवेटिव है। तो ब्यूटीफुल। ट्रेंड जिस तरफ जाएगा, हैं, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं भी जाना नहीं चाहूँगा। हैं, तो बिल्कुल। इसीलिए आज भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो कि फ्यूजन के ऊपर जाए और नया इनोवेटिव चीज़ डेवलप हो। जॉयदीप जी, हमें आपका सोशल मीडिया हैंडल ज़रूर फ़ॉलो करना होगा कि इनोवेटिव डिशेज़ जानने के लिए और जी, हम ज़रूर करेंगे ऐसा। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी अब ज़रूर चेकआउट करेगी कि कहाँ पर आप ये डिशेज़ बना रहे हैं और किस तरह की लग रही है। मेरा सोशल मीडिया सेम नेम पे है। मेरा इंस्टाग्राम शेफ जयदीप है, फेसबुक जयदीप सिन्हा सेम नाम पे है और सेम नाम पे जयदीप सिन्हा नाम पे ही मेरा यूट्यूब चैनल है। जहाँ पे मेरा कंटिन्यूअस बेसिस पे अपलोड हो रहा है। वहाँ पे मेरा ऑडियो वीडियो प्रोफाइल भी मेंशन किया हुआ है, अपलोड किया हुँ, हुआ है। प्लीज आई रिक्वेस्ट to subscribe all those and please share your views and opinion and कि मेरे तरफ से और क्या एक्सपेक्टेशन है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। सो फ्रेंड्स, आप क्योंकि जॉयदीप जी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। इनकी इंस्टा हैंडल्स हम आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करेंगे। फेसबुक पर भी यूट्यूब पे ये बता रहे हैं कि सेम नेम से इनका चैनल है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से शेफ डिशेज़ बना रहे हैं और कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उसको सर्व कर रहे हैं सबको। सर, आपके लिए एक क्वेश्चन हमारे पास आया है हमारी ऑडियंस में से। क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेस्ड कंपैरिजन विद अनदर शेफ whose food is tastier than yours? क्या कहेंगे आप? कंपैरिजन हम लोगों का पार्ट ऑफ द लाइफ सबसे यस। डिफिकल्ट। यस, इट इज आवर नेचर, इट इज आवर हुँ, नेचर कि कभी भी हम लोगों को कोई चीज अगर मिलता है, नॉट ओनली शेफ, कोई भी मैटर में हम लोग दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। सबसे डिफिकल्ट टाइम मेरे पास ऐसे हुआ, किसी ने मेरे को एक्स वाई जेड शेफ का नाम लिए, हुँ। उनका फूड तो ज्यादा टेस्टी है, जो शेफ मेरा मेंटर है। अ बाद में मैं अच्छा। फोन करके उनको इन्फॉर्म किया कि हुँ, शेफ आप ऐसे खाना मत बनाइए जिसके वजह से मेरा नौकरी खतरे में आ जाए। जोक्स अपार्ट, यस, आई फील बैड पर्सनली, बट नाउ इट इज आई एम यूज्ड टू, if the concerned chef is in my contact, I reach to him or her. हुँ, If हुँ। if they are not in my contact, I try to find out their dishes and things and try to हुँ, improve myself. ये- क्योंकि ये हो ही सकता है मेरे से और बेहतर शेफ है। मैं ये बिल्कुल। नहीं बोल रहा हूँ मैं आज बेटर। तो किसी का द खाना अगर आपको अच्छा लगता है, मैं उनको फॉलो करना चाहूंगा या उनसे कांटेक्ट करके उनसे फाइंड आउट करने का कोशिश करूंगा, जो कि मेरा खाना भी इम्प्रूव करे। एब्सोल्युटली। सो जयदीप जी, अब हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। और इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? यस, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आपका सच्चा मित्र कौन है? मेरा काम, फूड। ओके।
अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। इंट्रोवर्ट एंड इमोशनल। ऑलराइट, आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड? पब्लिकेशन। अच्छा। ऑलराइट, अपनी राइटिंग के थ्रू आप एक मैसेज दो जो अपने रीडर्स को देना चाहते हैं। कंटिन्यू योर हार्ड वर्क without expecting anything. Result will come, fall in shape on time. ब्यूटीफुल। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन होता है? Parents and family. ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपने सभी क्वेश्चंस के बहुत ब्यूटीफुली आंसर दिए। ओके, आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी आपकी बुक के लिए आपको अपने रीडर्स के थ्रू, ऑडियंस के थ्रू कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसे रिव्यूज मिल रहे हैं, प्लीज शेयर कीजिए। कभी भी कोई कुक बुक अगर जब पब्लिश होता है ना, सबसे पहले सब लोग ये ढूंढते हैं रेसिपी बुक। हाँ, रेसिपीज ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन मेरे बुक में रेसिपीज नहीं है, मेरा ये बुक में कोई रेसिपीज नहीं है, तो इनका डिमांड कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू अदर बुक। लेकिन जितने भी डिमांड है, जितने लोगों ने किया, मेजॉरिटी जो डिमांड हुआ है इंस्टीट्यूट से, मेजर ऑर्गेनाइजेशन से, काफी सारा ओनर जिन लोगों ने बल्क पर बुक ऑर्डर करके अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट किया है, अच्छा। पढ़ने के लिए दिया है। तो जितने लोगों ने ऑर्डर किया है या परचेस किया है, उन लोग ने रिव्यू भी Amazon पे या गुडरूट पे पब्लिश किया है। अभी तक नेगेटिव रिव्यूज टचवुड नहीं है, एक्सेप्टेंस है मार्केट में, बट स्लोली, बिकॉज दिस बुक इज book stands out from others. It stands out from others. There is no recipes and all. And as I said, chef profession still is back out, stands out. Many people doesn't know. बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए इनका डिमांड हमें, बट आई एम हैविंग गुड रिव्यूज ऑन दिस। मैंने जो आपकी बुक पढ़ी है और मैंने उस बुक में एक सेक्शन मुझे बहुत पसंद आया जिसमें आपने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, इन सब के जो अपने जो ऑथेंटिक इनका शेप, साइज, कलर होना चाहिए वो आपने इसमें डिस्क्राइब किया है बहुत सुंदर तरीके से। फ्रेंड्स, इन्होंने इन सभी चीजों को डिस्क्राइब किया है कि ये रियल में किस साइज का, किस शेप का और क्या इसका फ्लेवर होना चाहिए, वो सारी चीज बताइए कि टमाटो कैसा होना चाहिए, ब्रोकली कैसे होनी चाहिए, नट्स सभी पल्सेस। उनको पढ़ के जयदीप जी मैंने खुद ने उसको पढ़ा सब चीजों को कि रियल में हम सही यूज कर रहे हैं या हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो काफी जगहों पर हमें लगा कि हम गलत चीजें चूज कर रहे हैं, गलत साइज चूज कर रहे हैं। तो वहां से ये नॉलेज मुझे मिली, तो काफी नॉलेजेबल लगा मुझे वो पर्टिकुलर वो सेक्शन काफी अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग जब से काम किया ना, जितने भी मेंटर या जितने भी सीनियर शेफ लोग, जहां से जो देखा कि आलू रिजेक्ट कर दिया, वेंडर जब आलू लेके आया रिजेक्ट कर दिया, बोला शेफ रिजेक्ट क्यों कर दिया, इसमें क्या कमी है, आलू तो आलू ही होता है। तो मैं बोला नहीं, ये ऐसे ऐसे देख के तुम पता चलेगा। अच्छा, 2 दिन बाद देखा ठीक है, टमाटो कर दिया। तो जैसे जैसे पता चला, एक दिन में कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है, किचन में एन नंबर ऑफ आइटम्स वी डू यूज। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा दाल ऐसे आइडेंटिफाई करना है, अच्छा राइस ऐसे आइडेंटिफाई करना है, तो मेरे को पता चला, तो मैं उस टाइम पे लिखते गया। तो आज जब मैं खुद शेफ बना, खुद शेफ बन के मैं जब खुद स्टैंडर्डाइज करने जाता हूँ, तो ये सब चीज मेरे को काम में आता है। तो इसके लिए मेरे को इतने साल लगा, ये फाइंड आउट करने के लिए मेरे को इतने साल लगा। तो मुझे लगता है कि अभी कोई बुक है जो इतना सारा डाउन किया हुआ है, हो सकता है, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। तो इसीलिए मैं
मेरे बुक में ये चैप्टर ऐड किया। मैं बोला किसी ना किसी को तो काम आएगा, क्योंकि अगर 100 लोग ये बुक पढ़ रहा है तो 100 में से एक लोग का भी अगर काम आ जाए, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया कि हाँ, उनको एक चांस में एक साथ पूरा चीज पता चलेगा, क्योंकि मेरे को तो इतने साल लगा, जी लेकिन जी, मैंने जो पढ़ा किया किसी आगे को नहीं करना पड़े। एब्सोल्युटली। दोस्तों, बुक लिखने का आप देख लीजिए कितना बड़ा एग्जाम्पल जयदीप जी बता रहे हैं। इन्होंने बुक लिखी अपने 20-22 सालों के एक्सपीरियंस के थ्रू। इन्होंने जो काम किया उसको धीरे धीरे सीखा और वो चीज वो नोट करते गए, और फिर उन्होंने बुक में उन सभी चीजों को समाहित कर दिया। अब अगर आप भी शेफ बनना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं नॉलेज, एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही, लेकिन इसके साथ में अगर आपको गाइडेंस मिल रही है जयदीप जी जैसे शेफ इनकी बुक्स के थ्रू, तो आपके पास वो 20 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो एक बार चुटकी में आपके सामने है। आप उसको पढ़ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड बुक लिखें, एक किताब को शुरू करें और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों की हेल्प करें। जयदीप जी, अगर आज हम आपकी बुक परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है हमें आपकी बुक पर? मैडम जरूर डिस्काउंट है। अमेजोन में ऑलरेडी ये एमके का रेफरेंस से, अध्ययन बुक का रेफरेंस से मेरे साथ मेरा सोशल मीडिया में या मेरा ईमेल आईडी पे या कहीं भी इसमें जी कोई अप्रोच करे, मैं फ्री शिपिंग फैसिलिटी अवेल कराएंगे। बल्क परचेज अगर किसी को करना है, हाँ, 2 और मोर कॉपीज अगर किसी को करना है, प्लीज गेट इन टच विथ मी। आई विल गिव देम अ स्पेशल ऑफर टू देम। लेकिन आज के रेफरेंस से कोई भी कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया, ईमेल, आई विल मेक देम अवेलेबल द फ्री शिपिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप जयदीप जी की बुक परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करने का अमेज़न लिंक हमने आपके साथ शेयर किया है। आप वहां जाके इनकी बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो इसका जो शिपिंग अमाउंट है, जो शिपिंग चार्ज है, वो एब्सोल्युटली फ्री है। आप बुक परचेज कीजिए और बल्क में भी इस बुक को आप ले सकते हैं। आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। जयदीप जी, एनी लास्ट मैसेज बिफोर यू लीव? जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मेरा बर्निंग ऑथर के लिए या बर्निंग शेफ के लिए एक ही रहता है, जो मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। कीप ऑन गोइंग on your hard work without expecting the result. Result will come, fall in shape on the time. So stop worrying, keep on going, continuing the hard work. Everything will fall in shape on time. ये मेरा Absolutely. ओके, सो फ्रेंड्स, हमने आपके साथ कनेक्ट होने के लिए डिटेल्स शेयर की है। आप इसे नोट कर लीजिए और आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जयदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल और इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन डे 3 जो हमने कंप्लीट किया जयदीप जी के साथ, शेफ जयदीप जी के साथ, जिन्होंने शेफ की लाइफ से रिलेटेड चैलेंजेस, शेफ की लाइफ किस तरह की होती है, उनकी लाइफ में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, किस तरह से फेस करते हैं, कितना हार्ड वर्क होता है, उन सभी को उन्होंने शेयर किया। और एक शेफ की जो इमेज होती है, जो हमारे सामने खाना बन के आता है, हम जब बाहर जाते हैं और उस खाने को देख करके हम बस उसी में खुश हो जाते हैं या वही हमें कंप्लीटनेस लगती है, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आता कि उसको बनाने के पीछे जिस पर्सन ने मेहनत की है और कितने लोगों ने, कितनी बड़ी टीम ने उसके पीछे मेहनत की है, वो हमें नहीं दिखती, हम उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आज इनसे बात करके हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वाक़ई में एक छोटी-सी डिश बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत बड़ी प्लानिंग्स होती है, रियलाइज़ेशन होता है। सो इन सब चीज़ों को भी हमें आगे से कंसीडर करना चाहिए, और किसी भी डिश को या बाहर हम जा रहे हैं
तो खाना खाते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इनके प्रति एक हम्बलनेस, इनके प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना हमेशा आपके मन में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि जो आपको खाना दे रहा है, जो आपको खाना सर्व कर रहा है, वो उसका हाथ काफी बड़ा है। सो हमेशा रिस्पेक्ट करें इस तरह के प्रोफेशन में। इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम मैं वाइंड अप करती हूँ। आई एम श्योर आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ताकि आने वाले सेशंस भी आप इजीली देख सकें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं आपसे दोबारा शाम 7 बजे सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल पर। कल हम बात करेंगे नए ऑथर से, नई टॉपिक, नई बुक के बारे में। कल हम बात करने वाले हैं एक फिक्शन बुक के बारे में, एक 14 साल के बच्चे की कहानी के बारे में बात करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, कल हम ऑथर के थ्रू ही सुनेंगे इस कहानी के बारे में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।